हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पर। इसमें आपका सब्जेक्ट रहने वाला है माइनर पेपर DSC 007 का जो आपका सब्जेक्ट है भारत में शिक्षा नीति एवं व्यवहार, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर NC वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती है। सभी क्लासेस के आपको वहाँ पे लिंक मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स यूनिट 3। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3, जिसमें हम जानेंगे कि भारत में जो आपकी उच्च शिक्षा है वो किस प्रकार से दी गई है। उच्च शिक्षा में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी उसकी पहुंच है, कौन सी समानताएं हैं, क्या क्या उसकी गुणवत्ता है और कौन कौन सी उसकी प्रासंगिकता है। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे यूनिट 3 के अंदर। और साथ ही साथ जो आपके विश्वविद्यालय हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार पे आपके जो विश्वविद्यालय कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स में उन्हें डिवाइड किया गया है और कौन कौन से होते हैं, और उनमें जो आपके वैश्विक बाजार जो होते हैं यानी ग्लोबल जो आपका ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी जो भूमिका होती है वो क्या होती है, ये सब हम जानेंगे। और शिक्षा में जो आपका GATS जो होता है उसकी भूमिका क्या होती है ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम डिस्कस करने वाले हैं उच्च शिक्षा के बारे में। तो अगर हम बात करें भारत में उच्च शिक्षा की, तो भारत में उच्च शिक्षा के अंदर सबसे पहले कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं, मुद्दे हैं जिनको आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो उच्च शिक्षा में प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उच्च शिक्षा क्या होती है। उच्च शिक्षा वह स्तर है जहाँ विद्यार्थी अपने उच्च ज्ञान, शोध, विश्लेषण, नवाचार और विशेषज्ञता को क्या करता है, प्राप्त करता है। ये केवल डिग्री देने का माध्यम नहीं होता बल्कि समाज के बौद्धिक, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास का भी आधार होता है। यानी आपका जो उच्च शिक्षा जो है, जो आपका विश्वविद्यालय से संबंधित जो आपकी शिक्षा है, उसमें आप क्या करते हैं, आप अपने ज्ञान को एक उच्च स्तर पे देखते हैं, उसका एक शोध करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है। उसमें आप अपने नवाचार यानी अपने आइडियाज़ को ऐड ऑन करते हैं, प्राप्त करते हैं नए नए आइडियाज़ को। जो आपकी उच्च शिक्षा होती है यानी आपका जो जो आपका विद्यालय जो होता है, उच्च विद्यालय जो होता है यानी आपके जो कॉलेजेस होते हैं, ये सिर्फ आपको केवल डिग्री ही नहीं देने का काम नहीं करते बल्कि समाज के अंदर आपका जो बौद्धिक ज्ञान है यानी जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो आपकी साइंटिफिक सोच है यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो क्या है, और आर्थिक विकास आप किस तरीके से अपना कर सकते हैं यानी आप फाइनेंशियली अपना डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उच्च शिक्षा आपको साथ में ये भी बताती है। तो चलिए अब जानते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा के सामने ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं। भारत में अगर हम जाने कि उच्च शिक्षा के सामने कौन कौन सी समस्या है, तो सबसे पहली जो समस्या देखने को मिलती है वो मिलती है हमें पहुंच, जिसको हम एक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी भी कई ऐसे वर्ग हैं, विशेषकर ग्रामीण स्तर पर आदिवासी लोग, ठीक है, महिलाएं और आर्थिक रूप से जो क्या है कमजोर विद्यार्थियों की समान रूप से इसकी पहुंच नहीं होती। यानी अगर हम भारत में उच्च शिक्षा को देखें यानी जो आपका विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय जो शिक्षा है, कॉलेज लेवल की जो शिक्षा है, उसके अंदर अभी भी ग्रामीण स्तर पर यानी गाँव के ऐसे क्षेत्र में कई आपको ऐसे स्तर देखने को मिलेंगे, कई ऐसे वर्ग देखने को मिलेंगे जिसमें आपका आदिवासी वर्ग शामिल है यानी अनुसूचित जनजातियां, जातियां, आपको ये सब देखने को मिलेंगी जो विशेष तौर से क्या है, उन तक उच्च शिक्षा की जो पहुंच है वो नहीं है। महिलाओं को भी कई बार उच्च शिक्षा तक पहुंचने में उन्हें रोक दिया जाता है या किसी कारणवश वो उच्च शिक्षा को भी प्राप्त नहीं कर पाती है। अगर हम समझे जो आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं, इनकी भी पहुंच कई बार होती है, जो उच्च शिक्षा जो है ये कई बार प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनका जो फाइनेंशियली कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। तो इसी वजह से ये भी क्या करते हैं, ये जो विद्यार्थी होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो होते हैं, वो भी कई बार उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। दूसरा है आपका समानता, जिसको आप इक्विटी के नाम से भी जाते हैं, जिसको आप समानता के नाम से जानते हैं। समानता क्या होती है कि सभी वर्ग के अंदर समानताएं बनाए रखना।
आपकी जो उच्च शिक्षा होती है ना, उच्च शिक्षा के अंदर चाहे आपका सामाजिक स्तर कैसा भी हो, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, जातीय और लैंगिक स्तर जो होती है, इसके अंदर समानता क्या कहती है कि चाहे किस तरीके का भी आपका स्तर हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, आपको क्या मिलेगी, समानता मिलेगी शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जातीय रूप से और लैंगिक रूप से अभी भी हमें उच्च स्तर शिक्षा में क्या देखने को मिलती है, सब असमानताएं देखने को मिलती है। क्योंकि सामाजिक रूप से कई ऐसे वर्ग होते हैं, कई ऐसी अनुसूचित जनजातियां होती हैं, ठीक है, ट्राइब्स होती हैं कई जो पहुंच नहीं पाती हैं उच्च शिक्षा तक, ठीक है, और कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं होती हैं, फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है कई स्टूडेंट्स की वो वीक होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, अपनी जो उच्च शिक्षा है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से लैंगिक भेदभाव, जिसको हम जेंडर इक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं, अनइक्वालिटी के नाम से, ठीक है, जिसमें आपका लैंगिक भेदभाव आता है, यानी अगर बॉयज है तो उन्हें उच्च शिक्षा दी जा रही है, गर्ल्स है तो उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जा रही। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको उच्च शिक्षा में असमानताएं देखने को मिलती है। तीसरा जो है आपका प्रासंगिकता। प्रासंगिकता की बात करें तो कई पाठ्यक्रम, ठीक है, रोजगार और बाजार, स्थानीय आवश्यकताओं और आधुनिक कौशलों से मेल नहीं खाते। यानी जो आपका प्रासंगिकता है उच्च शिक्षा के अंदर, कई बार क्या होता है, आपके जो कौशल होते हैं, जो आपकी स्किल्स होती हैं, उनसे मैच नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपको उच्च शिक्षा भी आप जो ले पाते हैं वो कई लोग नहीं ले पाते हैं। उसके बाद है आपकी गुणवत्ता, जिसको आप क्वालिटी के नाम से जानते हैं। तो कई विश्वविद्यालयों में और कई कॉलेजों में क्या होता है, अध्यापन, शोध, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अंदरों संरचना की गुणवत्ता क्या होती है, कमजोर होती है। यानी कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं, कई ऐसे विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज होती हैं आपकी, जिसके अंदर आपका जो अध्यापन होता है, यानी जो आपका जो स्टडी होती है, वो उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, कमज़ोर होती है। उनकी जो रिसर्च होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। वहाँ पे प्रयोगशाला यानी आपकी लाइब्रेरीज भी जो होती है वो बहुत, एक तरीके से उनमें जो क्वालिटी होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका पुस्तकालय है, ठीक है, प्रयोगशाला है, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रयोगशाला को लाइब्रेरी बोल दिया था, यहाँ पे आपका लैब होगा, ठीक है। और जो आपकी पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरी है, वो भी उसकी जो क्वालिटी है यानी गुणवत्ता जो है, वहाँ पे गुणवत्ता से यहाँ पे क्या मतलब है, लाइब्रेरी के अंदर किस चीज़ की गुणवत्ता की कमी होगी, क्या बिल्डिंग्स की? नहीं, यहाँ पे आपके रिसोर्सेज की, आपके स्टडी के जो रिसोर्सेज है, जो बुक्स है, उसकी कमजोरी के कारण भी क्या होता है, यहाँ पे आपको आपका जो विश्वविद्यालय, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, उसमें भी आपको कमज़ोर गुणवत्ता देखने को मिलती है। प्रयोगशाला की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो प्रयोगशाला है उसके अंदर भी जो रिसोर्सेज हैं आपके प्रैक्टिकल के, वो भी अगर नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो वो भी क्या कहलाई जाएगी, आपकी कमज़ोर गुणवत्ता कहलाई जाएगी, ठीक है। तो इन चारों मुद्दों को हल करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी ये जितने भी आपको मैंने अभी तक चार क्या बताए हैं, मुद्दे बताए, तो भारतीय शिक्षा जो है, भारतीय उच्च शिक्षा जो है, इसके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती का कारण बना हुआ है। अब हम बात करते हैं गुणवत्ता और नियमन की चुनौतियां, ठीक है। उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए नियमन आवश्यक है। भारत में इस कार्य की दो प्रमुख संस्थाएं हैं, एक आपका है यूजीसी और एक है एनएएसी, ठीक है। यूजीसी जो आपका होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उस पे आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है उनको क्या देता है, यूजीसी मान्यता देता है, फंडिंग देता है यानी वित्तीय सहायता देता है, मार्गदर्शन यानी उनको एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से आपका जो पाठ्यक्रम है होना चाहिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि उच्च शिक्षा के एक स्टैंडर्ड्स को, मानकों को ये क्या करता है, बनाए रखता है। और साथ ही साथ आपका जो यूजीसी लेवल की जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है, यूजीसी क्या करता है, यूनिवर्सिटी के लिए एक रूल निकालता है। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए यूजीसी क्या करता है, रूल्स निकालता है, ठीक है। अनुदान यानी उनको एक फंडिंग देता है, सहायता करता है आर्थिक रूप से, और उनकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके भी स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, ये निर्धारित करता है। तो ये था आपका यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका एनएएसी। एनएएसी क्या है आपका, कि नेशनल असेसमेंट एंड काउंसलिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपका एनएएसी जो है आपका, ये भी क्या है, एक संस्थाओं का क्या कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या देखता है कि कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो अनुसंधान है, उसकी जो शिक्षकों की जो क्षमता है और उसकी जो अधिसंरचना है, वो किस तरीके से है और कितनी अच्छी है। यानी आपका एनएएसी क्या कर रहा है कि किसी भी कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी कॉलेज का, किसी भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का आपका क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, जिसमें वो क्या चेक कर रहा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी जो कॉलेज है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक है। उसका जो अनुसंधान है यानी जो उसका इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से है, वहाँ के जो शैक्षिक जो आपके शिक्षक जो क्षमता है, शिक्षक क्षमता जो है वो कैसी है, ठीक है। ये सब उसके अंदर बता रहा है।
अब हम ये जानते हैं कि लेकिन जो आपका नियमन की जो चुनौतियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है। पहली चुनौती क्या होती है कि संस्थानों को तेजी से बढ़ती हुई इसमें जनसंख्या होती है। दूसरा, गुणवत्ता मूल्यांकन की कठिनाइयां आपको देखने को मिलती है। तीसरा, निजीकरण के कारण आपके जो विधि मानक होते हैं वो तय होते हैं। शोध और नवाचार की कमी होती है और साथ ही साथ आपका इसमें भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप की भी संभावना आपको देखने को इसमें मिलती है। तो ये था आपका NAAC, ठीक है। और रैंकिंग की भी इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, गुणवत्ता आपको अंतर देखने को मिलता है। तो इसलिए नियम बनाना सिर्फ जरूरी नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर एक निगरानी करना भी जरूरी होता है कि उस नियम का जो पालन है वो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, उसकी पारदर्शिता कैसी है, उसका उत्तरदायित्व कैसा है, ये सब चेक करना भी आपका बहुत जरूरी होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू और आपका जो जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनके थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालयों के प्रकार, यानी जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। पहला जो होता है आपका ये केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, जिसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित होती है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित होती है। इनका संचालन भी और वित्तीय सहायता भी कौन करता है, केंद्र करता है। दूसरा है आपका राज्य विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय में आपका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये चलाई जाती है, स्थापित की जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है और उन्हीं के द्वारा ये संचालित होती है और इनकी जो संख्या होती है वो भारत में सबसे अधिक है। उसके बाद है आपका निजी विश्वविद्यालय। ये निजी संस्थाओं द्वारा स्थापित होती है, एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कानून होता है और जो इसकी जो मान्यता प्राप्त जो होती है, ठीक है, वो लेकिन इसमें कानून के अनुसार ही आपको क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती है। इसका एक लाइसेंस होता है, ठीक है। और इसकी जो फीस होती है वो सामान्य रूप से अधिक होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद है आपका मुक्त विश्वविद्यालय। ये जो होती है आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें आप दूर रह के भी अपनी शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं और इसके माध्यम से जो विद्यार्थी है वो पढ़ भी सकते हैं और जो जो रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते, नियमित रूप से कक्षा को नहीं ले सकते, वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें अपना एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आपका फिफ्थ टाइप जो है आपका वो होता है मान्यता प्राप्त और समृद्ध विश्वविद्यालय या संस्थान। इसके अंदर क्या होता है, विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त होती है किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है। और इन विविध प्रकारों का उद्देश्य क्या है कि अलग अलग पृष्ठभूमि, जरूरत और क्षमता वाले विद्यार्थियों तक क्या करना, शिक्षा को पहुंचाना। तो ये था आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटी जिसको हमने जाना और इनका उद्देश्य क्या होता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि तक विद्यार्थियों की जरूरतों के हिसाब से, उनकी क्षमताओं के अनुसार उन तक क्या पहुंचाना, शिक्षा पहुंचाना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समकालीन मुद्दे, जिसमें आपका वैश्विक बाजार और GATS आता है, ठीक है। आज उच्च शिक्षा केवल राष्ट्रीय स्तर पे सीमित नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण ने इसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा यानी इंटरनेशनल जो आपका कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है और रोजगार और निवेश से भी आपकी शिक्षा को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, जिसमें आपकी विदेशी विश्वविद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा, यानी आपका जो वैश्विक स्तर पे जो शिक्षा का जो भूमिका है वो क्या है। तो वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो आपकी एजुकेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के रूप में देखा गया है, रोजगार से भी जोड़ दिया गया है और विदेशी विश्वविद्यालय और साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा से भी आपका ये कनेक्ट हो गया है। और इसके अंदर आपका अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, वैश्विक रैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय शोध भी आपका इसमें शामिल होता है। ये सब भी अब आपके शिक्षा के क्या बन गए हैं, हिस्सा बन चुके हैं। तो GATS यानी आपका जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ये क्या होता है, ये आपका विश्व व्यापार से संबंधित होता है, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित होता है, ठीक है। यानी WTO से संबंधित होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ा हुआ होता है। ये एक समझौता है जिसमें आपकी सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जब शिक्षा को भी सेवा के रूप में देखा जाता है, तब ये बहस उठती है कि क्या शिक्षा एक सार्वजनिक अधिकार है या फिर व्यापारिक सेवा है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा का अत्यधिक बाजारीकरण सामाजिक न्याय और समानता के लिए क्या बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। यदि शिक्षा केवल बाजार के नियमों से चलेगी तो गरीब और वंचित वर्ग पीछे रह जाएंगे। इसलिए भारत में यह आवश्यक है कि शिक्षा जो है आपकी वैश्विक अवसरों से जुड़ी हो, लेकिन अपना जो उसका सामाजिक दायित्व है उसको भी वो ना खोए। तो ये था आपका वैश्विक स्तर पे आपकी जो शिक्षा की भूमिका है वो क्या है। अब हम जानते हैं इसका सारांश, यानी इस यूनिट का पूरा निष्कर्ष क्या कहता है, सारांश क्या कहता है। तो इस विस्तृत अध्याय से ये स्पष्ट होता है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार क्या होती गई है, डेवलप होती गई है, विकसित होती गई है, उसमें सुधार भी हुआ है, उसमें पुनर्गठन की प्रक्रिया भी हुई है, यानी उसको दोबारा से क्या किया गया, टाइम टू टाइम अपडेट किया गया, जो भी पॉलिसी सरकार ने निकाली है, जो भी नीतियां निकाली है, ठीक है। जिसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो 1968 की जो नीति थी उसका आधार रखा गया था,
ठीक है। फिर उसके बाद फिर 1986 की नीति को क्या करा गया, समावेशन किया गया, उसे बढ़ाया गया। फिर 1992 की जो कार्य योजना थी उसके अंदर आपका नीति व्यवहारिक को बनाया गया। फिर 2020 की जो आपकी नीति थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके अंदर क्या किया गया, शिक्षा को आधुनिक रूप से जोड़ा गया, उसमें बहुविषयक रखे गए आपके अलग-अलग, ठीक है, विषय रखे गए और आपका उसके अंदर क्या था, कौशल आधारित था, यानी आपका स्किल बेस्ड जो आपकी एजुकेशन थी उसको भी रखा गया। और विद्यालय शिक्षा में आपका क्या रखा गया कि आपकी समानता होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए शिक्षा के अंदर, सभी तक पहुंच होनी चाहिए शिक्षा की। इसलिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, एनओएस जैसे शिक्षा बोर्डों को अनेक सरकारी योजनाओं के थ्रू क्या कर रही है, कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा में भी क्या किया गया, आपकी पहुंच होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए, गुणवत्ता, प्रमुख मुद्दे होने चाहिए। तो इन सबको कौन आपका सॉल्व करेगा, आपका यूजीसी और एनएएसी जैसी संस्थाएं इनका क्या करेंगे, नियमन करेंगे और इनकी जो गुणवत्ता है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या करेंगी, निभाएंगी। ठीक है। तो इसके अंदर किसी भी शिक्षा जो है वो किसी भी देश की क्या होती है, एक तरीके से आत्मा होती है। अगर किसी भी देश में अगर शिक्षा नहीं होगी तो क्या आपको लगता है कि कोई भी देश के नागरिक जो है वो आगे बढ़ पाएंगे, देश का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो शिक्षा क्या होती है, किसी भी देश की आत्मा होती है। ठीक है। यदि शिक्षा समावेशी होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी, व्यवहारिक होगी, तभी समाज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अधिक न्यायपूर्ण और सशक्त और प्रगतिशील आपका समाज बनेगा। यानी आपकी जो प्रोग्रेस है समाज की तभी हो पाएगी, तभी वो एक सशक्त बन पाएगा, स्ट्रांग बन पाएगा और आपका अधिक न्यायपूर्ण बन पाएगा। ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट 3 जिसके सभी टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप हमें डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं कोई भी आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है। ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप ड्यू सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।